everyone. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 12th chapter of class 8, which is about some natural phenomena. Okay, let's start the chapter. See, the Earth is our home planet. In earlier state, it was not the same as we are seeing at present. It was a ball of burning fire, but with the passing of time, it changes slowly and took the present shape. The major cause behind it was natural phenomena, though it has changed from outside, but inside it is very, very hot. Even that the iron in the center of the earth is formed in the form of boiling liquid state. Let's know about some events of earth. So what they're saying, जो अर्थ है वो हमारा होम प्लैनेट है. पहले टाइम पे जो अर्थ आज के टाइम पे आप देख रहे हो वो ऐसा सेम नहीं हुआ करता था. ठीक है, पहले अर्थ क्या था, एक बहुत बड़ी बॉल था बर्निंग फायर की, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता गया धीरे धीरे ये चेंज हुआ एंड इसने करंट शेप आज के टाइम की ले ली. लेकिन एंड जो इसके पीछे का मेजर कॉज था वो था नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, अभी भी अगर आप देखो अर्थ को तो वो बाहर से आपको चेंज दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो अभी भी बहुत 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 ज्यादा हॉट है. इवन आपके अर्थ के सेंटर में जो आयरन प्रेजेंट है वो आपके बॉइलिंग लिक्विड स्टेट पे प्रेजेंट है. तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा हॉटनेस है इनसाइड द अर्थ स्टिल ऑल्सो. ठीक है, चलो तो आज हम कुछ अर्थ के इवेंट्स को डिस्कस करेंगे. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग. ठीक है, सो इन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या एक मिरेक्युलस फिनोमेना ऑब्जर्व किया था जब वो काइट फ्लाई कर रहे थे ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म. ठीक है, उन्होंने क्या करा, काइट को एक सिल्क स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया एंड एक आयरन की को टाई कर दिया उसके दूसरे एंड पे. फिर इन्होंने एक थिन मेटल वायर को टाई किया फ्रॉम द की एंड उसको इंसर्ट किया एक लेडन जार में, एक ऐसा जार जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं. एंड साथ में उन्होंने इस की के साथ एक सिल्क रिबन को भी अटैच कर दिया. तो बेंजामिन अब उस काइट को फ्लू कर रहे थे क्या, सिल्क रिबन से होल्ड करके. एंड कुछ टाइम बाद जब उन्होंने क्या करा, वो अपने नकल्स को क्या की के पास लेकर आए तो उन्होंने एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑब्जर्व किया बिटवीन द की एंड हिज नकल. ठीक है, सो जो क्लाउड्स की इलेक्ट्रिसिटी थी वो क्या उस स्ट्रिंग के थ्रू पास हो गई कीज में, है ना, एंड फिर उसके बाद उनके नकल्स में एंड देन टू दी अर्थ. सो फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट ने क्या शो किया कि लाइटनिंग क्या है, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, नाउ next topic is electric charges. So after combing or rubbing a comb for a while, you will notice that the comb attracts the pieces of paper when it is brought close to them. अगर आप क्या एक कॉम को क्या करते हो, रब करते हो, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि फिर उस कॉम को जब आप पेपर के पीसेस के पास लाते हो तो वो जो पेपर पीसेस है वो उस पर क्या हो जाते हैं, आपके स्टिक हो जाते हैं. सो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, ये हो रहा है उन चार्जेस की वजह से जो आपके हेयर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं टू दी कॉम. एंड इन चार्जेस के प्रेजेंट होने की वजह से ही ये क्या करते हैं, उन पेपर पीसेस को अपने टुवर्ड्स अट्रैक्ट करते थे. ओके, चलो नाउ दे हैव गिवन यू द वर्किंग. सो इसी तरीके से जब एक कंडक्टर जो है एक मेटल रॉड के कांटेक्ट में आता है वो अपने चार्जेस उसमें ट्रांसफर कर देता है. एंड ये जो प्रोसेस है ऑफ ट्रांसफरिंग चार्जेस, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग. ठीक है, सो मेटल रॉड क्या करती है, चार्जेस को ट्रांसफर कर देती है स्ट्रिप्स में जिनको आप लीव्स भी कहते हैं, एंड फिर ये क्या कर लेती है, रेबल करना शुरू कर देती है. सो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हो कि यहाँ पे क्या है, चार्जेस प्रेजेंट है. इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरी मेटल वायर लोगे और उसके एक एंड को कहाँ इलेक्ट्रोस्कोप के स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर देंगे एंड दूसरे एंड को आप अर्थ के सरफेस के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जितने भी चार्जेस है दे विल गो डाउन टू द अर्थ एंड जो मेटल स्ट्रिप है इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो ये ऐसा प्रोसेस जहाँ पे चार्जेस क्या अर्थ सरफेस तक नीचे फ्लो करते हैं, इस प्रोसेस को अर्थिंग कहा जाता है. एंड दिस कैन ऑल्सो हैपन इनडायरेक्टली. ये इनडायरेक्टली भी हो सकता है अगर एक पर्सन उस वायर को होल्ड करता है रादर देन कनेक्टिंग इट डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, सो नाउ देयर इज अ टर्म इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रिक चार्ज के डिटेक्शन एंड मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं. एंड अर्थिंग क्या है, जब एक बॉडी आपके अर्थ के कांटेक्ट में आती है चाहे डायरेक्टली हो और इनडायरेक्टली हो, तो जो चार्जेस है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं टू द अर्थ एंड दिस इज कॉल्ड अर्थिंग. ठीक है, नाउ फिजिक्स बिहाइंड लाइटनिंग. लाइटनिंग के पीछे क्या फिजिक्स है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइटनिंग. सबसे पहले हम इस लाइटनिंग के नेचुरल फिनोमेना को समझेंगे. जैसे कि हमने देखा लाइटनिंग क्या वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विजुअल अट्रैक्शन है हमारे नेचर में, लेकिन ये फिनोमेना काफी डेंजरस भी होता है. साथ में जो लाइटनिंग का टेम्परेचर बोल्ट है, ठीक है, लाइटनिंग बोल्ट का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई होता है.
एंड थंडरस्टॉर्म्स के ड्यूरिंग जो विगरस मूवमेंट होता है एयर करंट का एंड वाटर ड्रॉपलेट्स का, वो चार्जिंग कॉज करता है। पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपके क्लाउड के अपर पार्ट्स पे कलेक्ट हो जाते हैं एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो क्लाउड के लोअर पार्ट्स पे कलेक्ट हो जाते हैं। इस तरीके से चार्जेस एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करते हैं एंड जैसे ही चार्जेस एक अमाउंट को एक्सीड कर देते हैं जो कि आपके एयर के थ्रू टॉलरेट करी जा सकती थी, वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को लूज कर देते हैं एंड चार्जेस को डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं। एंड इसकी वजह से जो इफेक्ट आपको दिखता है दैट इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो लाइटनिंग कब होती है? एक सडन रैपिड मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से, एंड इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, सो इट इज नोन टू अस दैट लाइटनिंग कॉजेज डिस्ट्रक्शन टू ह्यूमन लाइफ। जैसे कि हमें पता है लाइटनिंग ह्यूमन लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी दोनों को डिस्ट्रक्ट कर सकता है, इसीलिए काफी जरूरी है हमें क्या खुद को सेव करना फ्रॉम इट्स इफेक्ट्स। ओके, चलो नाउ सेफ्टी मेजर अगेंस्ट लाइटनिंग। लाइटनिंग के अगेंस्ट क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हम ले सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टे अलर्ट। ठीक है, मॉनिटर लोकल वेदर कंडीशंस। लोकल वेदर कंडीशंस जो आपको बताई जाती हैं आपको ना मॉनिटर करना चाहिए रेगुलरली। क्या करके? जो वेदर फॉरकास्ट आपको बताई जाती है टीवी एंड रेडियो पे, उनको सुनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी ऑनकमिंग थंडर है या लाइटनिंग स्टॉर्म है टावरिंग क्लाउड्स विद अ कॉलीफ्लावर शेप, उनके साइन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। डार्क स्काई है, डिस्टेंट रंबल्स ऑफ थंडर और फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग। फिर डू नॉट वेट फॉर लाइटनिंग टू स्ट्राइक नियर बाय बिफोर टेकिंग कवर। ठीक है, कभी भी इस चीज के लिए आप वेट नहीं करोगे कि लाइटनिंग पहले नियर बाय कहीं स्ट्राइक करे, उसी से पहले आपको क्या ले लेना चाहिए? कहीं उसके अंडर कवर ले लेना चाहिए सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द लाइटनिंग इफेक्ट्स। नेक्स्ट इज सीक शेल्टर। आपको एक लार्ज एनक्लोज बिल्डिंग को ढूंढना चाहिए जहां पे एक थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म आपको थ्रेटन ना कर सके। ठीक है, इफ यू आर इन अ कार, अगर आप एक कार में है एंड उसका जो टॉप है हार्ड टॉप है तो आप अंदर ही रहिए। जितने भी विंडोज हैं उनको सब रोल्ड अप कर दीजिए। ठीक है, एक कार जो है एक हॉलो कंडक्टर की तरह एक्ट करती है एंड चार्जेस जो है उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। इसको कहा जाता है फैराडेज केजेस। ठीक है, जितने भी स्मॉल शेड है या पेविलियंस है उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, स्टे एटलीस्ट अ फ्यू फीट अवे फ्रॉम द ओपन विंडो। अगर कोई ओपन विंडो है तो उससे करीबन 1 फीट आपको दूर रहना चाहिए। या जो सिंक, टॉयलेट, टब, शॉवर, इलेक्ट्रिक बॉक्सेस, आउटलेट अप्लाइंसेस, इन सभी से आपको फ्यू फीट अवे रहना चाहिए। लाइटनिंग जो है इनके थ्रू फ्लो कर सकती है एंड एक पर्सन को हार्म कर सकती है। नेक्स्ट, आपको शॉवर नहीं लेना चाहिए, बाथ नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग अ थंडर और लाइटनिंग स्टॉर्म। नेक्स्ट, अम्ब्रेलाज यूज करना अवॉइड करना चाहिए। अगर आपकी स्किन जो है टिंगल कर रही है या फिर आपके हेयर जो है दे स्टैंड ऑन द एंड, लाइटनिंग स्ट्राइक जो है अब में अबाउट टू हैपन। स्टे लो ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे लो रहना चाहिए, अपने फीट को बेंड करना चाहिए, अपने हैंड्स को नीज पे रखकर आपको अपने हेड को लो करना चाहिए एंड जितना पॉसिबल हो उतना आपको लो होना चाहिए विदाउट टचिंग योर हैंड्स और नीज टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे हैंड्स एंड नीज को टच नहीं करना है, बस जितना हो सके उतना आप क्या रहेंगे? लो रहेंगे। ठीक है, डू नॉट लाई डाउन। नेक्स्ट, इफ यू आर इन द फॉरेस्ट, अगर आप फॉरेस्ट में हैं तो आप एक ऐसे एरिया के को ढूंढिए जो आपका शॉर्टर ट्रीज के नीचे हो। ठीक है, क्राउच डाउन अवे फ्रॉम द ट्री ट्रंक। ट्री ट्रंक से आपको थोड़ा दूर रहना है। नेक्स्ट, अवॉइड यूजिंग रेगुलर टेलीफोन्स। रेगुलर टेलीफोन्स यूज करना आपको अवॉइड करना है एक्सेप्ट इन एन इमरजेंसी। अगर लाइटनिंग जो है टेलीफोन लाइंस को हिट करेगी तो वो आपके फोन पे भी फ्लो कर सकती है। मोबाइल फोन्स या कॉर्डलेस फोन जो है जो आपके बिल्डिंग वायर से कनेक्टेड नहीं है, दे आर सेफ टू यूज, यू कैन यूज देम। नेक्स्ट इज लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर्स जो है वो आपके इंस्टॉल किए जाते हैं टॉल बिल्डिंग्स में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। ये क्या होते हैं? ये मेटल रॉड्स होते हैं जो बिल्डिंग्स में इंस्टॉल करी जाती है एंड लाइटनिंग कंडक्टर का जो साइज है वो काफी टॉल होता है एज कम्पेयर टू बिल्डिंग। ठीक है, इस लाइटनिंग कंडक्टर के एक एंड को हम डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ बरीड करते हैं एक मेटल के बेस पे एंड दूसरे एंड को एक्सपोज किया जाता है जनरली फ्रॉम द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। सो एक थंडरस्टॉर्म में जैसे ही लाइटनिंग स्ट्राइक करती है तो चार्जेस जो है उस कॉलम कंडक्टर कॉलम के थ्रू क्या करते हैं? मूव करते हैं इनटू द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ अर्थिंग एंड जो बिल्डिंग है वो क्या रहती है? प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डज एन ऑब्जेक्ट गेट चार्ज। अब एक ऑब्जेक्ट कैसे चार्ज होता है? सो एज वी हैव डिस्कस प्रीवियसली आल्सो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एटम जो है होल अगर कंसिडर किया जाए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एंड दिस मेक्स द मैटर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली एज वेल। इसी की वजह से कोई भी एक फॉर्म ऑफ मैटर भी क्या मानी जाती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मानी जाती है। व्हाई? बिकॉज उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर वी गिव इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम, लेकिन जैसे ही हम किसी एक एटम को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं
तो वो नेगेटिवली चार्ज बन जाता है, एंड अगर किसी एटम से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव करते हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है। सो ये जो चार्जिंग है एटम की, वो 3 डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू होती है। नंबर 1, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो ये बेसिकली कब होता है, जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हो। सो जो फ्रिक्शन दोनों के बीच में, वहाँ पे क्या होता है, किसी भी एक टाइप ऑफ चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट टू द अनदर। फॉर एग्जाम्पल हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके वो चार्ज होता है जो आपके ग्लास रॉड पे है, एंड अगर आप उनको रब करते हो सिल्क क्लॉथ के साथ, सो वो क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरीके से नेगेटिव चार्ज आप डिफाइन कर सकते हो वो चार्ज जो आपके इबोनाइट रॉड पे अपीयर होगा जब आप उसको एक वुलन क्लॉथ के साथ रब करेंगे। इसी तरीके से जब दो ग्लास या दो इबोनाइट रॉड्स को एक दूसरे के क्लोज लाया जाएगा तो वो रेपेल करेंगी, एंड जब एक ग्लास रॉड को एक इबोनाइट रॉड के क्लोज लाया जाएगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हो कि लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। चलो, नाउ लेट्स से चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी या जो मैटर है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है जब वो एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं। सो जब एक चार्ज बॉडी को आप एक मेटल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हो जो कि चार्ज नहीं है, तो वहाँ पे चार्ज जो है उस चार्ज बॉडी से ट्रांसफर हो जाता है अनचार्ज मेटल बॉडी में, एंड उसको इलेक्ट्रिकली चार्ज बना देता है। ठीक है, सो दे हैव गिवन यू दिस फिगर। सो ये फिगर क्या शो कर रहा है कि जब एक ग्लास रॉड को आप एक मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में ला रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो है स्फीयर में से वो उस रॉड में ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से ग्लास रॉड पे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो रिड्यूस हो जाएंगे, एंड नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जो मेटल स्फीयर पे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरीके से एक अनचार्ज मेटल स्फीयर आपका चार्ज हो जाएगा जब एक ग्लास रॉड जिसपे चार्जेस थे आप उसको क्लोज लाए किसके कांटेक्ट में, मेटल स्फीयर के कांटेक्ट में, एंड इसे कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो एक अनचार्ज मेटल स्फीयर आपकी चार्ज हो सकती है अगर आप एक ग्लास रॉड जिसके पास ऑलरेडी चार्जेस है उसको कांटेक्ट में लाते हो एक अनचार्ज मेटल स्फीयर के, एंड दिस इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर हैविंग, चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो इंडक्शन के थ्रू जो चार्जिंग होती है उसमें किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिटवीन द टू बॉडीज। यानी कि एक चार्ज बॉडी जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो अगर किसी अनचार्ज बॉडी के क्लोज में आती है तो जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का सेंटर है वो सेपरेट हो जाता है अनचार्ज बॉडी में, विद पॉजिटिव चार्जेस कमिंग क्लोज टू द नेगेटिवली चार्ज एक्सटर्नल बॉडी, एंड जो नेगेटिव चार्जेस है अनचार्ज बॉडी के वो मूव करते हैं टू द फादर एंड ड्यू टू रिपल्शन। ठीक है, एंड इस एंड को अर्थ किया जाता है सो दैट जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो मूव करे डाउन टू द अर्थ, एंड जो पूरी बॉडी है वो क्या बन जाए, पॉजिटिवली चार्ज बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ चार्जेस। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, एक चार्ज मेटल ऑब्जेक्ट जो है वो चार्जेस को ट्रांसफर करता है दूसरे ऑब्जेक्ट में कंडक्शन के थ्रू, एंड इस फिजिकल फिनोमिना को यूटिलाइज किया जाता है एक स्पेशल डिवाइस में जिसको आप चार्जेस के डिटेक्शन के लिए यूज करते हो, नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, वो क्या मेजर करता है, चार्जेस मेजर करता है अबाउट विच यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्कोप की कंस्ट्रक्शन समझाई गई है। इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर एक फाइन मेटल रॉड होती है, उस रॉड का एक एंड में 2 स्ट्रिप्स होती हैं, प्रेफरेबली वो गोल्ड की होती हैं, एंड ये जो अरेंजमेंट होता है जनरली इसको एक जार के अंदर इंस्टॉल किया जाता है विद अ वैक्यूम कॉइल। ठीक है, नाउ ट्रांसफर ऑफ चार्ज थ्रू इलेक्ट्रोस्कोप, कैसे इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर होता है। सो जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है वो सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके अंदर मेटल रॉड है जिसको आप 2 गोल्ड लीव्स के साथ क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, जो उसके बॉटम में अटैच होती है, एंड एक मेटल की नॉब होती है उसके टॉप एंड पे। ठीक है, एंड ये पूरा जो अपैरेटस है उसको एक ग्लास चैम्बर के अंदर असेंबल किया जाता है, समवॉट लाइक दिस दे हैव शोन यू, दिस इज एन इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ पे आपने एक मेटल रॉड ली, एक या फिर आप साइकिल स्पोक ले सकते हो जिसकी मेटल बॉल या बल्ब हो। ठीक है, अब आप इसको फिक्स करोगे रबर कॉर्क में एज आई हैव शोन यू, फिर 2 एल्यूमिनियम फॉइल को आपको अटैच करना है उसके बेस में। अब आप इस अरेंजमेंट को कहाँ लेकर आओगे, ग्लास एनक्लोजर के अंदर रखोगे या फ्लास्क के अंदर भी रख सकते हो। इसी अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रोस्कोप कहेंगे, इसको यूज किया जाता है चार्जेस को डिटेक्ट करने के लिए। अब आपको क्या करना है कि रबर रॉड को चार्ज करना है, उसको फर के साथ रब करके, फिर इस चार्ज रॉड को आप टच करोगे टू द बॉल ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप। सो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो 2 एल्यूमिनियम फॉइल है बॉटम में वो सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम ईच अदर। अब ऐसा क्यों हुआ, सी
The object on which the presence of charges has to be detected must be brought in contact with the electroscope metal knob. What they're saying कि जिस ऑब्जेक्ट पे आप डिटेक्ट करना चाहते हो कि उसमें चार्जेस प्रेजेंट है या नहीं, उस ऑब्जेक्ट को आपको इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल नॉब के कांटेक्ट में लाना पड़ता है. अगर कोई चार्जेस उस ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट होंगे तो ये आपके उस गोल्ड लीव में ट्रांसफर हो जाते हैं मेटल रॉड के थ्रू. एंड क्योंकि दोनों में सिमिलर काइंड के चार्जेस होते हैं, दोनों ही गोल्ड लीव्स पे सिमिलर काइंड के चार्जेस होते हैं, तो वो एक दूसरे को रेपेल करेंगी एंड दे विल गेट फार्दर अपार्ट. एंड जो मूवमेंट है गोल्ड लीव्स का, वो क्या इंडिकेट करता है कि ऑब्जेक्ट जिसको आप इलेक्ट्रोस्कोप के मेटल नॉब के पास लेकर आए हो, वो ऑब्जेक्ट क्या है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट, एज ऑब्जर्व इलेक्ट्रोस्कोप, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, जो स्टैटिक चार्जेस है वो आपके एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होते हैं, उनको कनेक्ट करके एक मेटालिक कंडक्टर के थ्रू, लाइक इलेक्ट्रिक वायर और मेटल रॉड. एंड जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है स्टैटिक चार्जेस का, इसको कहा जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, फ्रिक्शन या जो रबिंग होती है मटेरियल्स की एक साथ आप टुगेदर करते हो, एक कॉमन वे है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का. स्टैटिक चार्जेस का जो एक्यूमुलेशन हो जाता है किसी एक ऑब्जेक्ट पर, उसको कहते हैं चार्जिंग प्रोसेस. लेकिन जब एक स्टैटिक चार्ज जब बॉडी क्या लूज या ट्रांसफर करती है अपने चार्जेस को, उसे कहते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस. एंड क्योंकि ह्यूमन बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है इसके थ्रू, सो इसीलिए एक स्टैटिक चार्ज अब ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्चार्ज किया जा सकता है ह्यूमन बॉडी पर ऑन टचिंग इट. ठीक है, यानी कि जैसे ही आप किसी स्टैटिक चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करोगे, वो डिस्चार्ज करेगा एंड जो चार्जेस है वो अर्थ में चले जाएंगे हमारी बॉडी के थ्रू. नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टैटिक चार्जेस थ्रू ह्यूमन बॉडी. ये चीज ध्यान रखनी है कि जो आपके स्टैटिक चार्जेस हैं उसके सिर्फ क्या एक स्मॉल अमाउंट ही मूव करता है ह्यूमन बॉडी के थ्रू, लेकिन इससे क्या इलेक्ट्रिक शॉक कॉज हो सकता है. सो ये प्रोसेस जहाँ पे एक चार्ज बॉडी के चार्जेस का ट्रांसफर किया जाता है अर्थ में, इसको आप क्या कहते थे, अर्थिंग कहते थे. एंड एक पर्सन क्या मेटल वायर्स का यूज कर सकता है, किसके लिए, फॉर अर्थिंग. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक. व्हाट इज अर्थक्वेक? द सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस की जो सडन शेकिंग होती है उसको आप अर्थक्वेक कहते हैं. ये एक मोस्ट डेडलीस्ट नेचुरल फिनोमेना है जो कि लाइफ एज वेल एज प्रॉपर्टी दोनों को ही ग्रेट डैमेज कॉज करता है. द कॉज ऑफ अर्थक्वेक. अर्थक्वेक के क्या कॉजेज हैं? लाइटनिंग की तरह ही लोग बिलीव करते हैं कि अर्थक्वेक्स आपके कॉज होता है सुपर नेचुरल एक्टिविटीज के थ्रू जो ह्यूमन इंटेलिजेंस के बियॉन्ड है, राइट? लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक थिंकिंग का एडवांसमेंट हुआ, फिजिक्स ने ये एनालाइज किया कि एक्चुअल क्या कॉज है बिहाइंड द अर्थक्वेक. तो जैसे कि हमने ज्योग्राफी में स्टडी किया है कि अर्थ के पास डिफरेंट लेयर्स होती है, दैट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, है ना. एंड जो आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो क्रस्ट होती है, जो कि आपको इस पिक्चर में भी दिखाई दे रही है. क्रस्ट जो है वो एज अ सिंगल लेयर प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि ये ह्यूज पीसेस में डिवाइड होता है, जिसको आप क्या कहते हो, प्लेट्स कहते हो, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हो. जैसे ये प्लेट्स आपकी मूव करती है अगेंस्ट ईच अदर, तो ये एक दूसरे के साथ कोलाइड करती है बहुत ज्यादा फोर्स से, एंड उस इफेक्ट को देखा जा सकता है एज एन अर्थक्वेक. सो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है, ये आपका किसकी वजह से हो सकता है, वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से हो सकता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हो सकता है. एंड अपार्ट फ्रॉम रिजल्टेंट अर्थक्वेक, इसके साथ साथ जो रिजल्टेंट अर्थक्वेक्स आते हैं, लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट है उससे क्या माउंटेन्स एंड कैनियंस का भी फॉर्मेशन आगे होता है. ठीक है, एंड उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द प्लेट्स travels huge distance in the form of waves known as the seismic waves. ठीक है, एंड जो seismic waves के इंटेंसिटी है उसको एक मशीन के थ्रू मेजर किया जा सकता है, which is known as seismograph. So now we have to discuss about seismograph. seismograph के अंदर एक पेंडुलम होता है जिसका जो लोअर एंड है वो पेन के साथ कनेक्टेड होता है. ठीक है, तो जैसे कोई ट्रैमर स्ट्राइक करता है, पेंडुलम आपका बीट करने लगता है, एंड एक ग्राफ पैटर्न है जो आपको शीट पे देखने को मिलता है, विच इज बेस्ड ऑन द रोटेटिंग ड्रम. ठीक है, नेक्स्ट है सीस्मिक वेव्स. सो सीस्मिक वेव्स क्या है, वो वेव्स जो आपके ओरिजिनेट करती हैं जब आपकी प्लेट्स जो हैं अर्थ के सरफेस में वो आपस में कोलाइड करेंगी, उनके थ्रू जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड सीस्मिक वेव्स. नेक्स्ट है सीस्मोग्राफ. सीस्मोग्राफ वो मशीन है जिसके थ्रू एक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है. Okay, next is what the intensity of these waves are maximum in the cities which are located on the boundaries of two places and the ones which are far away from it. Okay, अब इन waves की जो intensity होती है वो उस places पे ज़्यादा होती है जो आपके दो places के boundaries पर located होते हैं. Okay, ये places आपके एक special zone के अंडर आते हैं जिनको आप fault zones कहते हो.
तो ये जो फॉल्ट जोन है इनको क्या विद इन द अर्थ क्रस्ट कन्फाइन किया जाता है एंड अर्थ के सरफेस हम अज्यूम करते हैं कि एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसको आप एपिसेंटर कहते हैं, जो वर्टिकली अबव होता है द कोलिजन पॉइंट ऑफ द प्लेट्स के। नेक्स्ट इज व्हाट फॉल्ट जोन। फॉल्ट जोन वो जोन है जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज के क्लोज होते हैं, विच आर टर्म्ड एज फॉल्ट जोन। एंड द अदर इज एपिसेंटर। एपिसेंटर आपके अर्थ का वो पॉइंट है, अर्थ सरफेस का वो पॉइंट जो कि आपके जस्ट वर्टिकली अबव होता है फॉल्ट जोन के। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अर्थक्वेक जोन्स इन इंडिया। सो इंडिया में जो अफेक्टेड एरियाज है अर्थक्वेक के, दे आर नॉर्थ ईस्ट कश्मीर, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, रण ऑफ कच्छ एंड द इंडो गैंगटिक प्लेन। ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के क्या क्या इफेक्ट्स हैं? तो अर्थक्वेक आपका सीरियस डैमेजिंग इफेक्ट्स कॉज करता है उन एरियाज को जहां भी वो एक्ट करेंगे। इसमें आपके बिल्डिंग्स डैमेज हो सकती है, ह्यूमन लाइफ लॉस हो सकता है। अर्थक्वेक यूजुअली स्ट्रक्चर्स का भी डिस्ट्रक्शन करते हैं, लाइक बिल्डिंग्स एंड ऑल। ओके, फिर उसके साथ साथ ये क्या आपके फ्लड्स भी ला सकते हैं, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड जो अर्थक्वेक्स आपके अंडर द ओशन आते हैं उससे कभी कभी सुनामीज या टाइडल वेव्स भी कॉज हो सकती हैं। सुनामीज क्या है? सुनामीज हाई वेव्स होते हैं वाटर की, जो एक बहुत रैपिड स्पीड के साथ ट्रैवल करती है एंड ये क्या कोस्ट लाइन के नियर बाय जितनी भी सिटीज एंड पॉपुलेशन रहती है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके, चलो। Now the next topic is earthquake in India. So they have given a table over here. ये क्या शो कर दी है? An idea about the extent to which loss of life takes place due to an earthquake. ठीक है, वो extent जहाँ पे loss of life हुआ है due to an earthquake, उसको इस table के थ्रू represent किया जा रहा है. So in order to protect ourselves from this devastating natural calamity, it becomes very important for us to have a clear understanding about its cause, effects, location, where they are likely to occur, and safety measures that need to be taken. ठीक है, सो खुद को इस नेचुरल कैलेमिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले हमें इसके कॉज इफेक्ट्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, लोकेशंस पता होनी चाहिए कि ज़्यादा ऐसे कौन से एरियाज है विच आर मोर प्रोन टू अर्थक्वेक, एंड देन वी शुड ऑल्सो नो द सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस कैलेमिटी। ओके, फॉर एग्जाम्पल May 1, 2013 में इसकी जो फैटिलिटी थी ग्रेटर देन 10 थी। ओके, ये जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर था वो श्रीनगर था एंड मैग्नीट्यूड कितना था? 5.8। ठीक है, नेक्स्ट आपका सितंबर 18, 2011 में आया था जिसकी फैटिलिटी मोर देन 100 थी, मैग्नीट्यूड 6.9 था एंड इसका अर्थक्वेक का एपिसेंटर था सिक्किम। सो इस तरीके से दे हैव शोन यू डिफरेंट डिफरेंट व्हाट अर्थक्वेक के आपके एपिसेंटर्स जो जहां आए थे इन डिफरेंट टाइम पीरियड। एक अक्टूबर 8, 2005 में था, 26 दिसंबर 2004, 26 जनवरी 2001, सितंबर 30, 1993, अक्टूबर 20, 1991, 15 अगस्त 1950 एंड जनवरी 15, 1934। ये आपके डिफरेंट फेसेस पे डिफरेंट फर्टिलिटी के साथ आए थे एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ आए थे। ओके, चलो। नाउ a series of vibrations included in the earth crust due to abrupt rupture or rebounding of rocks that eventually result in the shaking of its surface. So the intensity of some earthquake is so less that they are not even felt, whereas some of them cause massive destruction. So कुछ earthquake की intensity इतनी कम होती है कि वो feel भी नहीं किए जाते एंड कुछ earthquake की intensity इतनी ज़्यादा होती है कि वो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर destruction करते हैं to the life as well as to the structures. Okay. Now the next topic is unit for measurement of earthquake. Earthquake को measure करने के लिए क्या units है? So जो seismic waves की normal activities है उनको हम seismograph के through measure करते हैं. We have discussed it earlier also. And later on उसके बाद चार्ल्स रिचर्ड थे जिन्होंने एक और एडिशन करा एक logarithm को एक्सेप्ट करके of the amplitude of the seismic waves and उसके थ्रू उन्होंने एक और डिवाइस बनाई जिसको आप क्या कहते हो? रिचर स्केल कहते हो। ठीक है, एंड रिचर स्केल क्या बन गया आगे चल के? एक स्टैंडर्ड यूनिट बन गया फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक सेफ्टी। सो वेदर रिपोर्ट्स क्या? वेदर रिपोर्ट्स आपको एक इंडिकेशन प्रोवाइड करती हैं अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लाइटनिंग स्ट्राइक, बट इट नियरली इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द अकरेंस ऑफ द नेक्स्ट अर्थक्वेक। सो वेदर रिपोर्ट्स के थ्रू एक लाइटनिंग स्ट्राइक कहाँ आ सकती है, कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी, वो हमें अवेयरनेस मिल जाती है, लेकिन अर्थक्वेक नेक्स्ट कहाँ कब अकर होगा उसको डिटरमाइन करना इज वेरी रेयर। ओके, सो मोर ओवर जो नॉलेज है मैग्नीट्यूड डिस्क्रिप्शन की अबाउट एनी रीडिंग ऑफ द सीस्मोग्राफ is known only to the scientists or the associated people working in the geological department, and by the time the news is transferred to the people, destruction has already occurred. So इसीलिए ये काफी important है for a common man to know how to protect himself from the devastating effects of an earthquake. So
वन शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स। सो एक अर्थक्वेक से प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को एक कॉमन मैन क्या क्या स्टेप्स ले सकता है, दे हैव गिवन यू। नंबर 1, इफ यू आर इंडोर्स, अगर आप घर के अंदर हैं, सो यू हैव टू स्टे देयर ओनली। ओके, और क्विकली आपको एक सेफ लोकेशन पे जाना है अपने रूम में, सच एज अंडर अ स्ट्रॉन्ग डेस्क, अ स्ट्रॉन्ग टेबल और इन द कवर ऑफ अ कॉल। जो एम है वो क्या है, खुद को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स जो आपके स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ द रूम पर रखे गए हैं। ठीक है, अवॉइड टेकिंग कवर नियर विंडोज, कोई भी विंडोज के नीचे कवर लेना या लार्ज मिरर, हैंगिंग ऑब्जेक्ट, हैवी फर्नीचर, अप्लायंसेस और फायर प्लेसेस, इनके अंडर हमें कवर नहीं लेना चाहिए ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक। नेक्स्ट, अगर आप कुकिंग कर रहे हैं देन यू हैव टू टर्न ऑफ द रेगुलेटर। नेक्स्ट, इफ यू आर आउटडोर्स, घर के बाहर है तो आपको ओपन एरिया में जाना है जहाँ पे जो फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है दे विल आर अनलाइकली टू स्ट्राइकिंग। ओके, बिल्डिंग्स, पावर फाइन्स एंड ट्रीज से हमें दूर रहना है ड्यूरिंग अ अर्थक्वेक। नेक्स्ट, इफ यू आर ड्राइविंग, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो स्लो डाउन एंड आपको एक रोड साइड पे अपनी कार स्टॉप करनी है। अवॉइड स्टॉपिंग ऑन और अंडर ब्रिजेस, किसी भी ब्रिजेस के ऊपर या ब्रिज के नीचे हमें क्या अपनी कार को स्टॉप नहीं करना चाहिए, या ओवर पासेस के ऑन और अंडर नहीं होना चाहिए। अंडर पावर लाइन, ट्रीज या जो बड़े बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं उनके अंडर और ऑन हमें क्या, वी डू नॉट हैव टू पार्क अ व्हीकल और वी कैन स्टे इन आवर कार ऑल्सो। ओके, नाउअडेज अ लॉट ऑफ केयर इज टेकन, आज के टाइम पे काफी केयर ली जाती है जब हम बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, एंड काफी स्टेप्स लिए जाते हैं उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाने के लिए। जापान विच रिसीव्स अर्थक्वेक थ्रू आउट द ईयर, जापान जिसमें जो अर्थक्वेक है थ्रू आउट द ईयर आते हैं, वो काफी मॉनेटरी लॉस को सेव करते हैं, बिकॉज अब वहाँ जो पीपल है वो क्या बनाते हैं, जो घर बनाते हैं वो किसके बनाते हैं, वुड के बनाते हैं, जो कि नॉर्मली चीपर होते हैं देन द कन्वेंशनल हाउसेस। ओके, चलो, now they have given you again a table where they have given is a magnitude, हर एक earthquake का magnitude given है and उसका description given है, उसके क्या क्या effects थे and उसकी frequency of occurrence। you have to what, have a look of this table and you have to learn over it। okay, चलो, so now at last we have conclusion, it is important for us to know about the details of natural phenomena। इसीलिए हमारे लिए क्या important है कि जितने भी natural phenomena हमारे नेचर में कॉमनली अकर करते हैं उनके रिगार्डिंग हमको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आज इन डिटेल्स के साथ हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाता है कोई भी क्योटिक सिचुएशन को हैंडल करना। अ कोर्स ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट कैन बी हेल्पफुल, एक कोर्स है जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे होता है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, क्या गाइड करने के लिए हमको इन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल कर सकें हम मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ओके, चलो, so the chapter is completed। I hope you all have understood the basic natural phenomena, their effects, their causes, and also their preventive measures which we could take on our basis। Okay, let's meet very soon and then take care and thanks to all।